sciatica नर्व में अगर किसी को है तो फिजियोथेरेपी उसको कितना हेल्प आउट कर सकती उसको फिजियोथेरेपी जो है वो 100% हेल्प आउट कर सकती है ऑफ कोर्स। है? बट द थिंग इज के अगेन जैसे सर ने बात की है कि उसकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो अगर हमें ग्रेड्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड में सर ने बताया है कि सिर्फ दर्द है हमें, तो अगर हम उसको उधर से ही पकड़ लेते हैं तो हम फिजियोथेरेपी से उसको टोटली रिकवर कर सकते हैं। आफ्टर डेट अगर हम सेकेंड स्टेज पे चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा हमें मेडिसिन के साथ हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम अगर फास्टली हमें करना है रिकवर ठीक। तो मेडिसिन के साथ रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी के साथ रिकवर कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी में मैनुअल होता है या कोई मोडेलिटी इस्तेमाल होती है, क्या होता है? ये आम बंदा अगर समझे कि फिजियोथेरेपी मुझे किस तरह का। फिजियोथेरेपी जो है अगेन द थिंग इज के मैनुअल जो है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम मेडिसिन से बचना चाह रहे होते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इसी तरह अगर हम मॉडलिटीज पे चले जाते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो खुद से वर्क करने की कोशिश नहीं करते। मैनुअल में क्या होता है कि वो खुद भी हेल्प आउट हमें कर रहे होते हैं। जब हम एक चीज़ को बार बार कोशिश करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम जल्दी रिकवरी की तरफ चले जाएं। ठीक है। और इसके लिए अगर पर डे का हिसाब लगाएं तो sciatica नर्व वाले पेन के ऊपर कितना टाइम एक फिजियोथेरेपिस्ट लगाता 30 to 40 मिनट्स। है? ये लगने चाहिए। जी। ठीक है। और साथ में मेडिकेशन वगैरह जो है वो भी उसको कंटिन्यू करनी चाहिए जी स्टेजेस के अकॉर्डिंग। अगर उसको ज़रूरत है। जी जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सी सेक्शन के बाद फीमेल्स आती हैं लो बैक पेन के साथ, जी उनमें फिजियोथेरेपी किस तरह उनको हेल्प आउट करती उनको फिजियोथेरेपी इस तरह हेल्प आउट करती है कि स्टार्टिंग में ही उनका जो है सिस्टम, जैसे उनका सी सेक्शन हुआ है उनको कुछ एहतियात बताई जाती है, ठीक है। वो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमारी फीमेल्स क्या करती हैं कि भाई हम तो ठीक हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, जैसे फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है तो उसमें कहती हैं हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक हैं, हम कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आफ्टर दैट लाइक जैसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या आफ्टर अ ईयर उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उस पर भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही होती हैं, अपनी डाइट पे जो है ख्याल नहीं कर रही होती, अपनी चीज़ों को जो है वो पोस्चर जो हो गया हमारा, अपना जो डेली रूटीन का वर्क है उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक। तो अगर आफ्टर जैसे ही उनका सी सेक्शन हुआ है उसके महीने बाद या 2 महीने बाद वो स्टार्ट कर दें तो बहुत बेहतर रह सकती हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, कि उनको फील ही नहीं हो सकता कि उन्होंने सी सेक्शन करवाया और उनको प्रॉब्लम क्रिएट होएंगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर कैप्सुलाइटिस, दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करें तो किस तरह करें? बेसिकली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसकी मेडिकल टर्म है, फ्रोजन शोल्डर एक लेमैन टर्म है। सर ये फ्रोजन शोल्डर एक बहुत आसान तरीका इसको समझने का ये है कि जैसा कि सपोज एक कोई भी जॉइंट है जहाँ पे दोनों बोन्स आपस में आके मिली हुई हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, वहाँ पे वो मूवमेंट कर रही हैं। उस जॉइंट का, हर जॉइंट का एक जॉइंट कैप्सूल होता है जिसने बोन्स के, इस बोन के इधर वाले एंड को और इस बोन के इधर वाले एंड को, दोनों को कवर अप किया हुआ होता है। क्यों होता है जॉइंट कैप्सूल? ताकि इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो वो चीज़ें जॉइंट के अंदर रखनी ज़रूरी हैं, उनको कंटेन किया जा सके। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि जॉइंट के अंदर मुसलसल रहने वाली सोजिश की वजह से वो कैप्सूल लेयर बाय लेयर टाइट होता जाता है। शोल्डर है ना, शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल बहुत इजी, बहुत लैक्स सा होता है बिल्कुल, यानी कि इसीलिए ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मूवमेंट भी हो जाए तो कैप्सूल को स्ट्रेच नहीं पड़ता। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि ड्यू टू सोजिश की वजह से, उस शोल्डर के कैप्सूल की सोजिश की वजह से वो स्टिफ होता जाता है, टाइट होता जाता है। मैं उसको अपने मरीजों को आमतौर पर ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अगर इतना है कैप्सूल पूरा, तो ये फ्रोजन शोल्डर वाले जॉइंट का इस तरह हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, एक दूसरे में घुस जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो उससे ये नुकसान होता है कि एक तो पेन होती है, जो फ्रोजन शोल्डर की जो ग्रेड्स हैं उसमें सबसे पहली चीज पेन है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे जो सेकंड ग्रेड है उसमें फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है साथ, यानी कि मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल पहले अगर मरीज पूरा ऐसे 180 डिग्री कर सकता था, वक्त के साथ साथ 170, 160 एंड सो फिर उसके बाद लेटर ऑन पेन खत्म हो जाती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा रह जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी ग्रेड ये होता है कि फिर वो रिजॉल्व हो जाता है अल्टीमेटली और वो ठीक हो जाता है। ठीक है। इसमें जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है। इसमें इशू ये नहीं है कि ये ठीक नहीं होता, इशू ये है कि ये ठीक होने में को 2, 2.5, 3 साल लगा देता है।
अब वो 2-2.5-3 साल फ्रोजन शोल्डर लेके फिरना आसान काम नहीं है, और ना ही बंदा माकूल है कि बंदा अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ एक फ्रोजन शोल्डर के पीछे अपनी दुनिया से छुट्टियां ले ले, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए फिर हम उसमें एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट जिस भी स्टेज पे हमारे पास आता है हम उसमें ट्रीटमेंट्स करते हैं। फ्रोजन शोल्डर, एक बात बस बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा अपने मरीजों को, सब लोगों को बताता हूँ, तो फ्रोजन शोल्डर की अगर 10 ट्रीटमेंट्स है ना, तो उन 10 की 10 ट्रीटमेंट्स में फिजियो शामिल है। उसके बगैर यस, फ्रोजन शोल्डर का पहला ट्रीटमेंट है फिजियो, फ्रोजन शोल्डर का दूसरा ट्रीटमेंट है मेडिसिन प्लस फिजियो, फ्रोजन शोल्डर का तीसरा ट्रीटमेंट है इंजेक्शन प्लस फिजियो, चौथा ट्रीटमेंट है एमयूए प्लस फिजियो, पांचवा ट्रीटमेंट है सर्जरी प्लस फिजियो। यानी कि फिजियो ने आपकी कभी भी जान नहीं छोड़नी, उसके साथ ही उसने ठीक फिजियो से ही होना है। हमने जो भी करना है एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने जो करना है, पेशेंट की पेन कंट्रोल करनी है, पेशेंट की इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करनी है, जो वो टाइट हो चुका है जॉइंट वो उसने फिजियो से खोलना, इन एनी केस प्रॉपर जो लोकेशन है वो उस पे वो फिजियो से जाएगा। यानी कि मैंने उसको मेडिकेशन दे दी, मैंने उसको एडवाइस कर दिया, अब उसका हाथ बाजू पेन फ्री तो हो गया, लेकिन जाता यहीं तक ही है अभी तक। इससे ऊपर वो तभी जाएगा जब वो फिजियो करेगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक होगा सर। सर दूसरा हमने ये देखा है कि जोड़ों में इंजेक्शन कब और क्यों लोग आके पूछते हैं, बिल्कुल सही बात, क्यों लगना चाहिए और कब लगना चाहिए? जोड़ों में इंजेक्शन जो बड़ी मल्टीपल, इसमें बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, इसमें मुस्तकिल एक यानी कि पूरा वो हम सेशन कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि जोड़ों में जो लगने वाले इंजेक्शन हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं सर। अगर तो हम बात करें स्टीरॉयड इंजेक्शंस की, तो बल्कि स्टीरॉइड्स की बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं अदर देन स्टीरॉइड। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस हैं, पीआरपीज हैं, और मल्टीपल कुछ चीज़ें हमारे पास इस वक्त मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनका काम है जोड़ को रिहेबिलिटेट करना। तो जहाँ तक जोड़ की रिहेबिलिटेशन मुमकिन हो उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जोड़ की रिहेबिलिटेशन एक हद तक मुमकिन होती है। इसलिए हमारे पास जब मरीज आता है, मैं फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा चूँकि हमें नी फेस करना पड़ता है तो इसलिए हम नी की ज़्यादा बात करते हैं। हमारे पास मरीज आता है अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी तकनीक का, तो उस पेशेंट को तो हम एज सून एज पॉसिबल रिहेबिलिटेशन वाले इंजेक्शन लगा देते हैं। सर क्यों? ग्रेड 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में अभी नी इटसेल्फ इतना डैमेज नहीं हुआ कि वो बेहतर ना हो सके। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदे के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो उसको आप डाई एडवाइस कर दें कि यार तुम डाई लगाया करो, तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे। एक बंदे के बाल ही नहीं रहे तो उसको आप डाई क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह एक बंदे का घुटना ही नहीं सही रहा, उसमें रिहेबिलिटेशन की कोई चीज़ ही नहीं रही, तो उसमें तो रिहेबिलिटेशन वाली चीज़ें देने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्रेड 1-2 में हम लोग रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स का जिनमें अभी स्टार्ट ऑफ द डिजीज़ है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसके लगाने से डिजीज़ डिले हो जाती है।